दोस्तों आज की वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है। आज मैं हड़प्पा में मौजूद 6000 साल पुराने शहर, तुर्की के जमीन के नीचे से दरियाफ्त होने वाले हजारों साल पुराने शहर और एक हिस्टोरिकल फोर्ट की बात करूंगा। इन तीनों प्लेसेस ने साइंसदानों का ध्यान अपनी तरफ खींच रखा है। सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा में मौजूद 6000 साल पुराने शहर की। 1871 में पहली बार सर अलेक्जेंडर को आर्कियोलॉजिकल इंडिया का पहला डायरेक्टर जनरल मुकर्रर किया गया और ये 1885 तक डायरेक्टर रहा। इसने 14 सालों में यहाँ बहुत सारी प्लेसेस को खोदा और इसे यहाँ छोटा सा पत्थर मिला। ये वो चीज थी जिसे एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन का पता चलने वाला था। असल में ये छोटा पत्थर एक स्टैम्प थी जिस पर एक बैल की तस्वीर बनी थी और इस तस्वीर के ऊपर कुछ लिखा हुआ था। अब ये क्या लिखा था इसके बारे में अलेक्जेंडर ने बहुत ज्यादा जानने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं जान पाया कि आखिर ये क्या लिखा है। उस वक्त टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस नहीं थी, इसीलिए वो ये भी नहीं जान पाया कि हड़प्पा से मिलने वाली ये स्टैम्प कितनी पुरानी हो सकती हैं। उस वक्त साइंसदान पुरानी चीजों का सिर्फ अंदाजा लगाते थे, लेकिन उनको एग्जैक्ट नहीं पता चल पाता कि ये चीजें कितने साल पुरानी हैं। इसके बाद 1980 में यहाँ से 2 और स्टैम्प्स मिल गई। इनमें एक स्टैम्प पर सेम उसी जानवर की तस्वीर बनी थी जो पहली स्टैम्प पर बनी थी, लेकिन पहली स्टैम्प पर बनी तस्वीर इतनी वाजिया नहीं थी, इसीलिए अलेक्जेंडर ने उसे एक बैल मान लिया। जबकि बाद में मिलने वाली स्टैम्प पर उस एनिमल की तस्वीर बिल्कुल क्लियर थी, जिसे देखकर साइंसदानों ने कहा कि ये कोई बैल नहीं है बल्कि ये एक यूनिकॉर्न है, यानी घोड़े जैसा एक जानवर जिसके सर पर एक सिंग लगा होता है। ऐसे एनिमल का जिक्र कहानियों में होता रहा है, लेकिन हकीकत में ऐसा एनिमल किसी ने आज तक नहीं देखा। फिर वक्त गुजरा और 1912 में इन तीनों स्टैम्प्स की तस्वीरों को पब्लिश किया गया। उस वक्त आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर जॉन मार्शल था। उसने इन तीनों स्टैम्प्स की तस्वीरों को देखते ही हड़प्पा जाने का फैसला किया और वहां जाते ही उसने रिसर्च के काम को तेज करवा दिया, जिसके बाद यहाँ से 2 और स्टैम्प्स और कई चीजें मिली। इन चीजों को देखते हुए जॉन मार्शल ने कहा कि हो सकता है इन चीजों से ऐसे दरवाजे खुले जिनसे इस जगह के बारे में बिल्कुल नई बातें सामने आएंगी। वक्त गुजरा और फिर 10 सालों बाद 1922 में इंडिया के एक आर्कियोलॉजिस्ट को सिंध में इंडस रिवर के करीब ऐसी ही और स्टैम्प्स मिल गई। जब इन स्टैम्प्स की तस्वीरों को जॉन मार्शल को दिखाया गया तो उसने देखते ही कहा कि ये स्टैम्प्स तो सेम वैसी हैं जैसी हड़प्पा से मिली थी, जिसके बाद वो समझ गया कि हड़प्पा और मोहनजोदारो इंडस वैली सिविलाइजेशन के 2 शहर थे। यानी हड़प्पा में मिलने वाली स्टैम्प्स की वजह से एक बहुत बड़ा शहर दरियाफ्त हुआ जिसका नाम मोहनजोदारो रखा गया और फिर मोहनजोदारो में कई सालों तक रिसर्च की गई और यहाँ से ऐसी चीजें मिली जिन्होंने साइंसदानों के होश उड़ा दिए। मोहनजोदारो के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन वहां से मिलने वाली चीजों के बारे में मैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। अब सवाल आता है कि हड़प्पा की सिविलाइजेशन का आगाज कैसे हुआ। इस मैप को देख, इसमें इंडस रिवर कराची से निकलकर पूरे पाकिस्तान से होता हुआ चाइना तक जाता है। जब ये रिवर पंजाब से गुजरता है तो इससे कई रिवर निकलते हैं, जिनमें एक रिवर का नाम है रावी। इस मैप में आप देखें तो ये रिवर लाहौर से होता हुआ साहिवाल के करीब से गुजरता है। आज से 5500 साल पहले इस इलाके में दरियाए रावी के किनारे एक ऊंची जगह पर कुछ लोगों ने एक छोटा सा गांव आबाद किया, जो 700 सालों बाद एक छोटे से कस्बे की शक्ल इख्तियार कर गया। इसके बाद 200 सालों बाद ये छोटा सा कस्बा एक बहुत बड़ा शहर बन गया, जिसे हड़प्पा कहते हैं। 1996 में जब साइंसदानों ने यहाँ खुदाई की तो उनको ऐसी चीजें मिली जो उस पहले गांव, जिसे कुछ लोगों ने आज से 5500 साल पहले दरियाए रावी के किनारे के करीब बनाया था। इन चीजों को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सारी चीजें मिट्टी से बनी हुई हैं, जिनमें मिट्टी से बने हुए हार, मिट्टी से बने हुए टायर और बर्तन शामिल हैं। इन चीजों को मैं इस वीडियो को नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा। जब ये शहर अपने अरूज पर था तब लोगों ने तांबे और लोहे को फाइंड कर लिया था और इस शहर से बहुत सारी ऐसी चीजें दरियाफ्त हुई हैं जो तांबे से बनी हैं, जिनमें हथियार, बर्तन और हार शामिल हैं। इन चीजों को भी मैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा। इस सिटी के कुछ बचे खुचे आसार आज भी हमें हड़प्पा में देखने को मिलते हैं।
लेकिन आज से 200 साल पहले यहाँ पूरी इमारतें थी। लेकिन जब ब्रिटिश दौर में लाहौर से मुल्तान तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तब यहाँ से लोगों ने ईंटें उखाड़कर इस ट्रैक पर लगाई और कुछ लोगों ने इन ईंटों को अपने घर बनाने के लिए इस्तेमाल किया, जिससे इस शहर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। अभी इसके कुछ हिस्से बाकी हैं, जिनमें सबसे पहले बात करेंगे टिला एबी की। तस्वीर में दिखाई दे रही जगह एक टाउन का हिस्सा हुआ करती थी और ये जगह उस टाउन के बिल्कुल सेंटर में मौजूद थी। इस जगह की लेफ्ट और राइट साइड पर लोग रहते थे। इस जगह के सेंटर में एक कुआं है, जिसे आज से 4220 साल पहले बनाया गया था। इस कुएं के गिर्द आपको कई खंडरात दिखाई दे रहे हैं और यहाँ नालियां भी मौजूद हैं। साइंसदान का कहना है कि ये नहाने की जगह थी। दोनों साइड से लोग यहाँ आकर कुएं के पानी से नहाते थे और ये पानी इन नालियों से होता हुआ इस जगह से थोड़ी दूर एक तालाब में जाकर गिरता था। मोहनजोदारो में इस तरह के कई कुएं मिले हैं, लेकिन यहाँ से 8 कुओं को दरियाफ्त किया गया है, जिनमें से 2 कुओं को आप इस बाजार में भी देख सकते हैं। इस बाजार को मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। इस तस्वीर में आपको एक दीवार दिखाई दे रही है। ये दीवार इस टाउन के चारों तरफ मौजूद थी। इस दीवार को 1946 में साइंसदानों ने जमीन से खोद कर निकाला था, लेकिन ये दीवार बारिश और मौसमी इफेक्ट की वजह से खराब होने लगी, इसीलिए उसे मरम्मत करके बेहतर किया गया है। इस जगह की बैक साइड पर इसी दीवार का हिस्सा मिला है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस जगह की जो लेफ्ट साइड पर आबादी थी, उसको लोगों ने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से वहां आबादी का कोई निशान नहीं है। लेकिन राइट साइड पर इस जगह से थोड़ा सा आगे आबादी के खंडरात मौजूद हैं, जिनकी वीडियो को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें आप लोगों के घरों के कुछ निशानात को देख सकते हैं और बाकी घर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। ये टिला एबी की राइट साइड पर रहने वाले लोगों की बस्ती थी। यहाँ पर एक नाली भी दरियाफ्त हुई है, जिसे आप देख सकते हैं। ये नाली ईंटों से कवर थी और ये नाली हर घर के साथ कनेक्टेड थी, जिससे पानी इस नाली से होता हुआ शहर से बाहर निकल जाता, जिसका मतलब है कि उस वक्त के लोगों ने पूरा ड्रेन सिस्टम बनाया था, जिससे पानी आसानी से शहर से बाहर जा सके। इस जगह से आगे जाने पर एक बहुत बड़ा बाजार आता है, जिसे आज से 4200 साल पहले बनाया गया था। यहाँ पर मिट्टी से बनी हुई एक बहुत बड़ी चेयर आपको दिखाई दे रही होगी। असल में ये चेयर उस वक्त के बादशाह की है और इस चेयर के सामने एक बहुत बड़ा बाजार लगता था। उस दौर का बादशाह इस चेयर पर बैठकर बाजार पर निगरानी रखता था। आज से 6000 साल पहले बनने वाले इस बाजार के सिस्टम के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस बाजार में मुख्तलिफ शहरों से लोग आकर अपनी चीजें बेचते थे। यहाँ पर आपको कई रास्ते दिखाई दे रहे हैं। इस रास्ते की इस साइड पर एक स्टोर है, यहाँ पर एक शहर के लोग आकर अपनी चीजें बेचते, और इस रास्ते की दूसरी साइड पर दूसरा स्टोर है, यहाँ पर मुख्तलिफ शहरों से आकर लोग अपनी चीजें बेचते। और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हमें कई रास्ते दिखाई देंगे और हर रास्ते के कॉर्नर पर मुख्तलिफ स्टोर्स बने हैं। यहाँ पर शहरों से आने वाले लोगों को कैटेगराइज किया गया था। इन रास्तों में चीजें खरीदने वाले लोग घूमते थे। अगर हम थोड़ा आगे जाएं तो एक और जगह दिखाई देती है। इस जगह में आपको कई सर्कल दिखाई दे रहे होंगे। असल में उस वक्त लोग यहाँ पर अपना माल रखकर बोली लगाते थे। ये सेम ऐसे है जैसे आज मंडियों में चीजों की बोली लगती है। इस बाजार के साथ ही आपको एक और एरिया दिखाई दे रहा होगा। ये एरिया उन लोगों के आराम के लिए बनाया गया था जो लोग दूसरे शहरों से आकर यहाँ पर अपना सामान बेचते थे। इस बाजार के सिस्टम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज से 6000 साल पहले के लोग कितने ज्यादा इंटेलिजेंट थे। इस बाजार से थोड़ा आगे जाने पर एक और जगह आती है। यहाँ पर भी आप मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं। इस जगह के बिल्कुल एक साइड पर 2 कुएं हैं। ये जगह बहुत मिस्टीरियस है। इसके बारे में अभी सही से नहीं पता चल सका कि आखिर ये जगह क्या है। इसे लोगों के नहाने की जगह भी कहा जाता है, क्योंकि इस जगह में 2 कुएं मौजूद हैं। इसके अलावा इसे बाजार भी कहा जाता है और कुछ लोग इसे बादशाह की रहाइश भी कहते हैं, जिसमें हर चीज मौजूद थी। लेकिन अभी किसी को भी कंफर्म नहीं था कि ये क्या चीज है।
ये हमारा सोलर सिस्टम है जिसके आखिर पर बड़े बड़े पत्थरों से बनी एस्टेरॉयड बेल्ट मौजूद है। 1 जनवरी 2019 को नासा का न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट इस बेल्ट के अंदर पहुंच गया। ये वही स्पेसक्राफ्ट है जिसने प्लूटो की तस्वीरें जमीन पर भेजी, लेकिन 2019 में ये प्लूटो से बहुत आगे एस्टेरॉयड बेल्ट में घूम रहा था। यहाँ पर उसे अजीबोगरीब बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, जिसके बाद न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट ने इसकी कुछ तस्वीरें खींचकर नासा को भेजी। जब नासा ने उन तस्वीरों में उस अजीबोगरीब ठंडे ऑब्जेक्ट को देखा तो वो बहुत हैरान हुए, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की शेप इंसानी बॉडी जैसी थी। ऊपर वाला हिस्सा इंसानी सर जैसा था और नीचे वाला हिस्सा बॉडी जैसा। इन तस्वीरों में नासा ने यह भी नोटिस किया कि इसका कलर खून जैसा रेड टार्क है। ये ऑब्जेक्ट था एरोकॉट। इस ऑब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है कि ये ऑब्जेक्ट सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन के पास से एक परफेक्ट ऑर्बिट में सूरज के गिर्द घूम रहा है, जो काफी अजीब बात है। इसके अलावा तस्वीरों में नासा ने नोटिस किया कि हर कुछ टाइम के बाद इस ऑब्जेक्ट की शेप बदल रही है, यानी वक्त के साथ साथ इसकी शेप बदल रही है। सोचने वाली बात ये है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट का असली काम पहले प्लूटो तक पहुंचना था। 2015 में वो प्लूटो पर पहुंच गया। स्पेसक्राफ्ट ने प्लूटो की 7 तस्वीरें जमीन पर भेजी। तब साइंसदानों ने देखा कि स्पेसक्राफ्ट में अभी भी फ्यूल बाकी है, तो उन्होंने सोचा कि अब प्लूटो से आगे जाया जाए। प्लूटो से आगे थी क्यूपर बेल्ट, जिसमें बहुत सारे एस्टेरॉयड और कई मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट मौजूद हैं। इनमें से एक ऑब्जेक्ट था एरोकॉट। इस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले 2014 में हबल स्पेस टेलीस्कोप ने फाइंड किया था। उस वक्त हबल की इमेज में ये एक छोटे से टोट जैसा दिखाई दे रहा था। उस वक्त इसका नाम रखा गया 2014 MU69, लेकिन इसकी ऑर्बिट को देखकर साइंसदान के माइंड में कई सवाल खड़े हो गए। इसीलिए प्लूटो का मिशन कंप्लीट करने के बाद स्पेसक्राफ्ट को एरोकॉट की तस्वीरें खींचने के लिए उसकी तरफ भेजा गया। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी कि ये स्पेसक्राफ्ट एरोकॉट की पोजीशन से थोड़ा ऑफ उड़ रहा था, और अगर उसे एरोकॉट की तस्वीरें खींचनी थी तो उसका रास्ता बिल्कुल सही होना चाहिए था। एक छोटी सी मिस्टेक से स्पेसक्राफ्ट टारगेट से करोड़ों किलोमीटर दूर निकल सकता था और दोबारा मुड़ नहीं सकता था। इसीलिए नासा की टीम 4 सालों तक सही रास्ता फाइंड करती रही। इन 4 सालों में हर रास्ते को 3 बार वेरीफाइड किया गया और फिर 1 जनवरी 2019 को स्पेसक्राफ्ट उस ऑब्जेक्ट के पास पहुंच गया। उस वक्त इसकी दूरी थी 6628 किलोमीटर। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि वो 1 मिनट में 860 किलोमीटर दूरी कवर कर रहा था। इतनी तेज स्पीड पर सबसे साफ तस्वीर एरोकॉट के एनकाउंटर से 6.5 मिनट पहले ही आ सकती थी, लेकिन तस्वीर लेना ही मुश्किल काम नहीं था। सबसे मुश्किल काम था इन तस्वीरों को जमीन तक भेजना, क्योंकि उस वक्त ये स्पेसक्राफ्ट जमीन से 6.6 बिलियन किलोमीटर दूर था। यानी लाइट को भी इतना डिस्टेंस कवर करने में 6 घंटे और 9 मिनट लग जाते हैं। इसलिए जब सच में न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट एरोकॉट के पास पहुंचा और उसने उसकी तस्वीरें खींची, उस वक्त तक हम इंसानों को कोई आइडिया नहीं था कि न्यू होराइजन ने इसकी कोई तस्वीर खींची भी है। कई साइंसदान ये भी सोच रहे थे कि कहीं एरोकॉट की तस्वीरें खींचने से पहले ही न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट तबाह तो नहीं हो गया, क्योंकि जब इसको एरोकॉट की तरफ मोड़ा जा रहा था तो कैलकुलेशन से पता चला कि उस ऑब्जेक्ट के आसपास काफी सारे छोटे छोटे मेट्रॉइड मौजूद हैं, और जिस रफ्तार से स्पेसक्राफ्ट ट्रैवल कर रहा था वहां एक छोटा सा मेट्रॉइड भी उसे डिस्ट्रॉय कर सकता था। लेकिन जब 6 घंटे बाद नासा को एक तस्वीर मिली, तब उनको पता चला कि न्यू होराइजन ने सच में तस्वीरें खींच ली हैं। सोचने वाली बात यह है कि इन तस्वीरों में नासा ने क्या अजीब देखा। नासा ने 2 जनवरी 2019 को इसकी पहली तस्वीर जारी की, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट ना किसी प्लेनेट जैसा था और ना ही किसी एस्टेरॉयड या मून जैसा। वो एक इंसानी बॉडी जैसा दिखाई दे रहा था और इसका कलर रेड था। इसकी कई सारी तस्वीरें खींची गई, जिनमें नासा ने देखा कि इन तस्वीरों में इसकी शेप बदली हुई लग रही है, यानी इसकी शेप चेंज हो रही है। पहले साइंसदान को लगा कि इसकी शेप स्नोमैन जैसी है। फिर एक और तस्वीर से पता चला कि इसके बड़े वाला हिस्सा गोल नहीं है बल्कि वो फ्लैट है। फिर 2026 में एक और स्टडी आई जिसके मुताबिक एरोकॉट थोड़ा मोटा और बड़ा है। यानी जब भी साइंसदान इस ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो थोड़ा बदला हुआ दिखाई देता है। लेकिन सवाल ये है
कि एरो कोड की ये अजीब शेप बनी कैसे। इस शेप को साइंसदान कॉन्टैक्ट बाइनरी कहते हैं, जिसका मतलब है दो अलग अलग चीजें जो आपस में जुड़ी हुई हों। यानी एरो कोड एक नहीं बल्कि दो चीजें हैं। साइंसदान के मुताबिक जब हमारा सोलर सिस्टम बन रहा था तब इन दोनों की फॉर्मेशन एक ही जगह हुई, फिर ग्रेविटी की वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से जुड़ के, साइंसदान के मुताबिक ये पिछले 4.5 अरब सालों से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसका टेम्परेचर -231 डिग्री सेल्सियस है। ये कितना ठंडा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जमीन पर सबसे ठंडी जगह अंटार्कटिका है। वहाँ का सबसे कम टेम्परेचर 89 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, यानी एरो कोड उससे 3 गुना ज्यादा ठंडा है। वहाँ एक दिन 15 घंटे और 55 मिनट का है और उसका एक साल जमीन के 293 सालों के बराबर है। यानी उसे सूरज का एक चक्कर लगाने में 293 साल लग जाते हैं। इसके बाद साइंसदानों ने कहा कि इस ऑब्जेक्ट के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, लेकिन इसके अंदर जरूर कुछ है जिसकी वजह से इसका रंग लाल है। उसकी सरफेस पर साइंसदान को कुछ खास केमिकल मिले, जैसे मेथानॉल, वाटर आइस और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। जब इस पर कॉस्मिक रेस टकराती है तो इन केमिकल्स में रिएक्शन होता है, जिससे इसकी सरफेस लाल हो जाती है। इसकी सरफेस में बड़े बड़े उभरे हुए बबल मौजूद हैं, जिनको मॉन्ट्स कहा जाता है। हो सकता है ये मॉन्ट्स इस ऑब्जेक्ट के बिल्डिंग ब्लॉक्स हों। यानी जब एरो कोड बना था तब छोटे छोटे टुकड़ों के जुड़ने से ये ऑब्जेक्ट बना था, और ये छोटे टुकड़े मॉन्ट्स की शेप में आज भी इसकी सरफेस पर दिखाई देते हैं। इस ऑब्जेक्ट ने दुनिया को हैरान कर रखा है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट्स करके जरूर बताएं। इसके बाद बात करते हैं एक और वीपन की। आज से 2000 साल पहले चाइना में इस हथियार को बनाया गया। उस दौर में ये वीपन इतना ज्यादा खतरनाक था कि इसे आज के AK-47 से कंपेयर किया जाता है, क्योंकि इससे उतनी रफ्तार से फायर होता है जितनी रफ्तार से AK-47 से होता है। उस वक्त इस हथियार से किसी भी फौज को हराना बहुत ज्यादा आसान था और इसको चलाना भी बहुत आसान था। इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि इसके सामने बड़ी से बड़ी फौज भी नहीं टिक पाती। इस हथियार से 15 से 20 सेकंड में 7 से 10 फायर किए जा सकते थे। जब इसे राइफल के साथ कंपेयर किया गया तो उसने राइफल से पहले 5 फायर कर दिए। इस हथियार को आखिरी बार 19वीं सदी में इस्तेमाल किया गया और ये वाकई में कमाल की एशियन टेक्नोलॉजी थी। इसके अलावा चाइना की मिंग डायनेस्टी और कोरिया की डायनेस्टी ने इस क्रॉस बॉव का एक और एडवांस वर्जन बनाया, जिसमें कुछ वर्जन ऐसे थे जो एक साथ 2 या 3 एरो फायर कर सकते थे। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।